ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आजमगढ़ की, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जमील अहमद आजमी ने आरएसएस और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। साथ ही बात होगी देवरिया की, जहां रघुनाथ सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा अनन्या सिंह को सम्मानित किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जमील अहमद आजमी ने आरएसएस और भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आरएसएस का उद्देश्य मुसलमानों को सियासी रूप से कमजोर करना था, ताकि उनके खिलाफ अन्याय और उत्पीड़न होता रहे और कोई आवाज ना उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की ताकत बढ़ाने में तथाकथित सेकुलर और क्षेत्रीय पार्टियों का भी योगदान है, जो मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब मुस्लिम युवाओं को पुलिस द्वारा उठाया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है, तब ये पार्टियां सामने नहीं आती। जमील ने समाजवादी पार्टी और टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों की राजनीति ने ही भाजपा को देश में मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और इस समय भाजपा आरएसएस की विचारधारा को चुनौती देने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी की भूमिका अहम है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को आदाब भेजता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अपना परिचय बता दूँ। मैं जमील अहमद आजमी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा वाजिब सवाल आपने किया है और इसमें से भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ नहीं। आज इस देश के अंदर आरएसएस का एक सपना था, गोलवरकर का एक सपना था, सावरकर का एक सपना था कि इस देश के अंदर मुसलमानों को सियासी रूप से उसे हाशिए पर खड़ा कर दिया जाए, ताकि कोई भी अगर उनके ऊपर जुर्म और ज्यादती हो तो कोई उनका नाम लेने वाला ना बचे। और इसमें आरएसएस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सफल होती हुई नज़र आ रही है आज की तारीख में। और इसमें सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, सेकुलर जमात की पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए, लेफ्ट पार्टियों को भी मैं कह सकता हूँ, और ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। और इसलिए मजबूत किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी तो निश्चित रूप से मुसलमान डर के मारे सपा के साथ जाएगा। तो ये राजनीति मुलायम सिंह के ज़माने से शुरू हो गई थी। ये राजनीति मुलायम सिंह ने भी किया, ये राजनीति ममता बनर्जी ने, ये भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में एंट्री किसने दिलवाया? आज इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल के अंदर सरकार बना रही है, उसका श्रेय तो सिर्फ ममता बनर्जी को जाता है, न किसी को नहीं जाता। कि मुसलमान डरेगा तो हमारे साथ रहेगा, मुसलमान डरेगा तो सपा के साथ रहेगा, मुसलमान डरेगा भाजपा से तो तेजस्वी के साथ रहेगा, मुसलमान डरेगा भाजपा से तो केजरीवाल के साथ रहेगा। ये जो नैरेटिव सेट हो गया पूरे देश के अंदर, और ये जो काम करने में भाजपा ने कि दोषी अकेले ही नहीं, बल्कि उसमें ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी और केजरीवाल, चाहे आरजेडी के लोग हों, ये सब के सब इसमें शामिल हैं। आज क्या हुआ? आज मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के मकान को डिमॉलिश किया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों को पकड़ कर हाफ इनकाउंटर किया जा रहा है। किस तरीके के जुल्म इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है। लेकिन कोई बोल रहा है? अखिलेश यादव कभी सड़क पर आए? कभी कोई बोला? एक बार कितना आंदोलन चलाए तेजस्वी बिहार के अंदर, कितना आंदोलन केजरीवाल ने चलाया दिल्ली के अंदर, कितना आंदोलन चलाया। सब ये कम्युनलाइज किया है इन लोगों ने मिलकर से कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। और ये सब के सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार थी, केजरीवाल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, और ये दूसरे साहब क्या नाम उनका, वो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। और प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री की भी कुर्सी चली गई।
तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है। आपने उसको पैर जमाने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं था, रोज़ कम्युनल भाषण, रोज़ बाबरी मस्जिद का आंदोलन, ये सब चीज़ें चला करके ये मजबूत किसने किया उत्तर प्रदेश में। आज उसका खामियाजा इस प्रदेश के मुसलमान भोग रहा है, आज उसका खामियाजा इस देश का मुसलमान भोग रहा है। मुसलमान तो सेकुलर है ना, वह तो देश के बारे में सोचता है, वह मुल्क के बारे में सोचता है, वह कौमी एकजहती के बारे में सोचता है, वह अपने मुल्क के आइन को मजबूत करने के बारे में सोचता है, वह लोकतंत्र को मजबूत करने के बारे में सोचता है। मुसलमान के ऊपर आज तक भारत के अंदर, आज तक का इतिहास भारत के अंदर किसी मुसलमान पर घोटाले का चार्ज नहीं लगा है। जितने बड़े बड़े घोटाले हो गए, हर्षद मेहता से लेके आज तक अरबों खरबों, उसमें कोई मुसलमान था क्या? जितने दस्तावेज पाकिस्तान को दिया जा रहा था उसमें कोई मुसलमान था क्या? कभी कोई ये मुसलमान इस देश की मिट्टी ही उससे मोहब्बत है, वही उसी मोहब्बत के साथ अपने मुल्क के बचाने के लिए आज भी लड़ रहा है। आज भी खामोशी से भारतीय जनता पार्टी के जुल्म को बर्दाश्त कर रहा है। आज भी खामोशी से अपने बच्चों को हाफ इनकाउंटर देख करके आंसू बहा के चुप है, लेकिन आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहा है कि आज भी कौमी एकजहती पर उसे विश्वास, आज भी हिंदू मुस्लिम भाईचारगी पर उसको विश्वास, आज भी वह इस देश के आइन को मजबूत करने में लगा हुआ है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के बरहत क्षेत्र स्थित रघुनाथ सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज पैना में इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा अनन्या सिंह को प्रधानाचार्य चंद्रभूषण तिवारी एवं शिक्षकों ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। अनन्या ने 91% अंक प्राप्त कर जनपद की टॉप 10 सूची में स्थान पाया है और उनका सपना इंजीनियर बनने का है। साथ ही विद्यालय के अन्य इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान सत्येंद्र नाथ उपाध्याय, उदय भान उपाध्याय, प्रशांत मिश्रा सहित अभिभावकगण और छात्र छात्राएं मौजूद रही। आपने इतना अच्छा नंबर लाया है, जिले में टॉप 10 सूची में स्थान पाया है, कैसा लग रहा है? किस तरह का उत्साह है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। घर में माता पिता को कैसा लग रहा है आपको? वो लोग भी बहुत खुश हैं। विद्यालय की तरफ से प्रिंसिपल सर के द्वारा सभी टीचर्स के द्वारा किस तरह गाइडलाइन दी जाती थी आपको? वो लोग हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, कहते थे कि मेहनत करो, तुम कर सकती हो, तुम अच्छा स्कोर करोगी। तो उन्होंने हमेशा मतलब मुझ पर विश्वास किया, तो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। तो वो लोग भी हमेशा मतलब। आपका हाई स्कूल में कितना परसेंट आया था? मेरा 93% आया था। इसके पहले कहाँ से पढ़ी थी? ऐसी स्कूल से पढ़ी। हाई स्कूल में भी। हाँ, फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अच्छा, कहाँ का रहने वाली है आप? मैं पैना की ही रहने वाली हूँ। किस विद्यालय से पढ़ाई की हैं? रघुनाथ सिंह इंटर कॉलेज पैना देवरिया। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? अनन्या सिंह। कितना परसेंट है आपका? 91%। सर, आपके विद्यालय से बच्चे टॉप 10 सूची में स्थान पाए हैं, कैसा लग रहा है? किस तरह का उत्साह है? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। पूरा विद्यालय परिवार खुश है और मैं चाहूँगा कि मेरे विद्यालय से हर साल एक बच्चे, एक बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ आवे। आपके तरफ से बच्चों को और टीचर्स की तरफ किस तरह गाइडलाइन दी जाती थी? बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। अतिरिक्त समय में भी यह कहा जाता था कि पढ़ाई में ही ध्यान रखो और आगे बढ़ने का प्रयास करो, कभी भी अपना समय अन्यथा न जाने दो। और इसी के वजह से यह बच्चे इतने नंबरों से पास हुए हैं। हम लोग बहुत प्रसन्न है, पूरा विद्यालय परिवार खुश है। और बच्चों को किस तरह का संदेश देंगे? इसी तरह का संदेश देंगे कि आप मेहनत से पढ़ें, लगन से पढ़ें, समय से विद्यालय आवें और आगे बढ़ें। सर, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? चंद्रभूषण तिवारी, किस पद पे कार्यरत? प्रधानाचार्य। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। शाहगंज तहसील परिसर में लेखपाल संघ शाहगंज के तत्वाधान में नवागत तहसीलदार सौरभ कुमार ने अधिवक्ता संघ के साथ परिचय बैठक आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष लालचंद्र गौतम ने की। बैठक में नवागत तहसीलदार सौरभ कुमार ने सभी अधिवक्ताओं से परिचय प्राप्त करने के बाद अधिवक्ता संघ के सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की और तहसील कार्यों तथा न्याय प्रक्रिया को और बेहतर बनाए रखने की बात कही। बैठक का संचालन अधिवक्ता संघ के महामंत्री राजीव कुमार सिंह ने किया। इस बैठक में अधिवक्ता लालता प्रसाद यादव, राजदेव यादव, समर बहादुर सिंह सहित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे।
देखिए अभी मैं कल 12/5/2026 को मैं यहाँ ज्वाइनिंग किया हूँ और इससे पहले मैं तहसील सदर में था और वहाँ भी जो निर्देश मुझे मिलते थे उच्चाधिकारी और शासन से, उन निर्देशों का हम पालन करता था और जो भी शासन की नीतियाँ हैं, जो शिकायतें हैं, जो आम जनता जो IGRS और सामान्य प्रार्थना पत्र देते हैं तो गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के लिए प्रयास करेंगे और जो भी नीतियाँ होंगी वो निचले स्तर तक उसका लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जहाँ तक आज हम लोगों ने बार संघ से भी मीटिंग की, इसलिए कि मुकदमे काफ़ी पेंडिंग है, प्रयास ये करेंगे कि हम लोग दिन प्रतिदिन मुकदमों को सुन के और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें ताकि आम जनता को कम से कम जो है कि समय लगे और वो अपने निस्तारण से खुश हों। और जिन लोगों को उसके बाद भी अगर कोई समस्या रहेगी तो वो अपील कर सकते हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि हम मैक्सिमम संतुष्टि यहाँ दे सकें। जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसमें आपका क्या प्रयास रहेगा? जी, जनगणना 2027 में हम लोगों ने, चूँकि इससे पहले मैं जब सदर में था तो मैंने वहाँ ट्रेनिंग कराई है और यहाँ पे शाहगंज के जो तहसीलदार साहब उन्होंने भी यहाँ ट्रेनिंग करा दी है। अभी सेल्फ इन्यूमरेशन का काम चल रहा है तो हम लोगों ने प्रयास किया कि स्कूलों में, कल बार में भी हम लोगों ने अधिवक्ता साथियों के साथ जो है उन लोगों का सेल्फ इन्यूमरेशन कराया। अध्यक्ष जी, मंत्री जी का भी हम लोगों ने करा दिया है, साथ ही जज मैम का भी करा दिया गया है और हमने अभी भी लेखपाल लगाए हैं, वो सेल्फ इन्यूमरेशन का कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ इन्यूमरेशन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो सके, क्योंकि जो जनगणना से डाटा हमको मिलेगा उसी डाटा पे आगे की जो रणनीति होगी, जो नियम कानून बनेंगे वो बेहतर बन सकेंगे और देश के विकास में मैक्सिमम योगदान जो है वो रणनीतियों से हो सकता है। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जब भी आपके घर इन्यूमरेटर आए आप उनको सही और संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम ऊपर तक ये डाटा सही भेज सकें और जितना बेहतर होगा उतना ही जो है शाहगंज के विकास के लिए, जौनपुर के जनपद के विकास के लिए यह डाटा उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और महत्वपूर्ण योगदान देगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के मेडिकल कॉलेज मार्ग पर आवारा कुत्तों के आतंक से 15 से अधिक लोग घायल हो गए। 3 घंटे के भीतर एक आवारा कुत्ते ने लोगों पर हमला किया और उन्हें काट कर गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन देकर उपचार किया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लोग उस कुत्ते की तलाश में नगर भ्रमण कर रहे हैं। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में 24 अप्रैल 2026 को एक युवक के खेत में मृत पाए जाने की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक की पहचान दादा और सुल्तान के रूप में हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी अब्दुल्ला को ग्राम छपरेड़ी के हल्ला माजरा मार्ग पर निर्माणाधीन टंकी के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और मृतक नशा कर रहे थे और किसी बात पर विवाद हो गया, जिससे गुस्से में आकर उसने ईंट से मृतक के सिर पर हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी मृतक का मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट और मृतक का मोबाइल व सिम बरामद कर लिया है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। अप्रैल को एक डेड बॉडी मिली थी हम लोगों को थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में, और जो डेड बॉडी थी उसकी पहचान कराने का प्रयास हम लोगों ने किया। काफ़ी अथक प्रयास के बाद वो मृतक की पहचान हुई। इसके बाद हम लोगों ने इस घटना में मुकदमा दर्ज किया और इसके बाद टीमें हमारी जो है इसके अन्वेषण में लग गई। इसमें कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस हम लोगों ने खंगाले, कई लोगों से पूछताछ की। इसके बाद बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, मुख्य क्या, वो एकमात्र अभियुक्त वही है इसमें, उसको हम लोगों ने पकड़ा और उसके बाद हम लोग उसको यहाँ न्यायिक हिरासत में भेजने जा रहे हैं। इसमें कारण ये है कि जो मृतक और अभियुक्त दोनों ही नशे के आदी थे और उस दिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी इन लोगों ने काफ़ी नशा किया था और उस नशे में
जो मृतक ने अभियुक्त की पत्नी के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी, जिससे कि इन लोगों के बीच में काफ़ी हाथापाई हुई और उसके बाद वहीं रखी ईंट से इसने उसके सिर पर मारा, जिससे कि मृत्यु हो गई। इसके बाद फाइनली हम लोगों की टीम ने इसको क्रैक किया है, क्योंकि अभी भी जो मृतक है वो एग्जैक्ट कहाँ बंगाल का में रहने वाला है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पहचान बखूबी हो गई है और उनके परिवारजनों से भी संपर्क करके आगे की विधिक कार्रवाई हम लोग उसमें करा रहे हैं। क्या कुछ सबसे बरामद किया गया है? इसमें जो आला कत्ल था ईंट वो बरामद कर लिया, जो फ़ोन और जो सिम है इन लोगों का अभियुक्त का वो भी हम लोगों ने सुना। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।